हेलो दोस्तों, मैं PS तोमर 9th क्लास का मैथ सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। कल मैंने 10 सवाल करवा दिए थे एक्सरसाइज फर्स्ट ए के। आज मैं 11वें सवाल से शुरू कर रहा हूँ। 11वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य। तो इसमें लिखा गया है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो दो धनात्मक संख्याएं, देखना हम मान रहे संख्याएं धनात्मक, दो अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। तो अभाज्य होंगी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी हो सकती हैं। ये हो गया अभाज्य संख्या। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, 2 का देखो 2 और 3 का कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है। एकदम 3 और 5 का कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। ये भी अभाज्य संख्या है, किसी का भी कर लो तो ये हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, गलत है ये, ठीक है, असत्य। सवाल में कहा गया है सदैव अभाज्य संख्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ए हो गया 11 का ए। अब 11 का बी देखो, इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो देखना अभाज्य संख्या पहले लिख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... 17, ... और भी हो सकती है। अब देखना दो धन अभाज्य संख्याएं ली हमने, तो सदैव उनका योग सदैव बताया जा रहा है, सदैव अभाज्य होगा, ऐसा नहीं है। देखना 2 + 3 = 5, यहाँ तो अभाज्य हो गया, लेकिन 5 + 7 यहाँ 12 हो, यहाँ तो अभाज्य नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, असत्य। मतलब सदैव नहीं होगा, कभी एक आध कंडीशन में हो सकता है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। अब 11th के सी पे आ जाओ, 11th का सी। यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, तब a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। इसमें ये कहा गया जब a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है, तो देखना a और b हमने मान लिया ये -1 होगा और ये -2 होगा। जब उसने कहा है a + b सदैव ऋण पूर्णांक होंगे, तो हमने इसको जोड़ा -1 और -2 = -3 हो गया। तो ये तो सत्य है, ठीक है। अब इधर 12 नंबर पे आ जाओ, सवाल नंबर 12। यदि a एक धन पूर्णांक है, तो दिखाइए कि संख्या a (a + 1 × a + 2 × a + 3) संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमने मान लिया a एक धन पूर्णांक है, तो हम देख रहे हैं, हमने माना धन पूर्णांक है, तो माना a बराबर रखा हमने 1, 2, 3, 4 ... a बराबर पहले हम 1 रख रहे हैं, a बराबर 1 रख रहे हैं, ठीक है। इस समीकरण में समीकरण इसमें दिया गया है, देखना a + 1 a + 2 a + 3 1 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 1 + 3,
तो ये हो जाए 1 2 3 4, ये हो गया 24। ये तो हो गई 24 से विभाज्य। ठीक है, अब हम a बराबर 2 रख के देख रहे हैं। 2 रखने पर तो यहाँ पर अब समीकरण नहीं लिख रहे हैं दोबारा से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 + 1 2 + 2 2 + 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 3 × 4 × 5 इक्वल कितना हो गया 6 24 122। ठीक है, ये भी 24 से विभाज्य, ये भी विभाज्य। तो लिख सकते हैं हम अतः ये संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब यहाँ तक नहीं, आप और आगे सब 3 भी रख के देख सकते। देखना 3 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3 × 4 × 5 × 6 और 3 18 और 18 और 4 72, फिर भी 24 से बाद कोई भी संख्या रख के देख लेना इस समीकरण में, ये 24 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, अब सवाल नंबर देखना आप 30 दिख रहा है। यदि a एक सम घन पूर्णांक है, यदि a एक सम घन पूर्णांक है और b एक विषम घन पूर्णांक है, तो देखना a बराबर समघन पूर्णांक, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2 4 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है, a बराबर ये हो जाएगा। और b है आपकी विषम घन पूर्णांक। तो विषम संख्या कौन सी होती है 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ये होती विषम। ठीक है, तो उसने कहा गया है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होंगी। हमें सम वाली संख्या बतानी। तो हम पहले a की वैल्यू रख के देख ले रहे हैं। इसमें दिया गया है a² बराबर, a की वैल्यू कोई सी भी रख लो, 2 रख के देख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब दूसरा उसमें दिया गया है b² बराबर, b की कोई सी वैल्यू रख के देखो 1 3 4 कोई सी भी रख के देख लो, तो ये हो जाएगा 3 रख दी हमने 9 हो गया। तो ये पहली तो सम आ गई और दूसरी कौन सी आई विषम। 9 विषम है ना, सम संख्या जानते हो, सम जो 2 से विभाज्य हो जाए, विषम संख्या है जो 2 से विभाज्य ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट देखना a + b, तो a बराबर हमने 2 रखा और b बराबर 1 रखा 3, तो ये भी विषम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखना नेक्स्ट a × b, तो a बराबर हमने 1 रखा और b बराबर हमने क्या रखा 2 रखा, वो a बराबर 2 रखा, b बराबर 1 रखा, तो यहाँ पे आ गया 2, ये सम हो गई। अब नेक्स्ट देखना a + 1 ब्रैकेट में, a बराबर 2 रखा और a बराबर फिर 2 रखा, तो 3 6, ये भी सम हो गई। यहाँ तक दिख रहा है। वैल्यू पुट कर कोई सी भी रख दो, जरूरी नहीं है a बराबर 2 ही रखो, 3 4 6 8 कुछ भी रख दो। और b + 1, b बराबर अब हम क्या रखें आप बताओ, 5 रख दे रहे, चलो लो 5
5+1 मल्टीप्लाई करके 6 हो जाए, 6 से 30, ये भी सम हो गई। तो इसमें हमें ये बताना है कितनी सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो सम संख्या इधर लिख के सम संख्या, अब देखना पहली हमारी ए स्क्वायर सम आई थी, उसके बाद ये दोनों तो विषम है, उसके बाद ये सम आई थी ए इन मल्टीप्लाई बी कॉमा, फिर उसके बाद ये सम आई थी ए, उसके बाद ये सम आई थी b+1, ये आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर है। अब उसके बाद आ जाओ 14 नंबर वाले। इसमें दिया गया है धन पूर्णांकों के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। अब देखना, इसको पहले सवाल उतार लो। अब हमें ये बताना है किस नियम पर धन पूर्णांकों किन गुण धर्मों के आधार पर, मतलब नियम बताना है कौन से नियम पर ये सत्य है। तो ये है आपका योग के वितरण नियम पर सत्य होगा। ये हमें देख के बस ऐसे लिखना है योग के वितरण। अब योग का वितरण नियम क्या होता है? योग का वितरण नियम ये होता है, जैसे हमने ए और ब्रैकेट में लिख दिया b+c, तो अब इधर की साइड में क्या लिखेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। योग का वितरण नियम ये होता है, तो a × b, फिर उसके बाद प्लस लगा के a × c, ये होता है आपका योग का वितरण नियम, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया है, उसके यहाँ प्लस लगा के, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ए 14 का, ए 15 पे आ जाओ, वो 14 के बी पे आ जाओ, ठीक है। इसमें दिया गया 3 + 5 + 9 = 3 + 5 + 9। देखना 3 + 5 + 9। अब ये है आपका योग के सहचर नियम पर सत्य है। अब इसको हम कैसे पहचाने योग के सहचर नियम पर सत्य? देखना, इसमें प्लस हो रहा है सब में, हम यहाँ पे लिख सकते a + b + c, ऐसे लिख सकते बराबर। अब b को इसके साथ ब्रैकेट में कर दो, a + b + c, मतलब इन ऐसे ही लिख सकते हैं। अब आप ऐसे नहीं कर सकते, इसमें a + c नहीं कर सकते, ये b कॉमन रहता है, या तो इसके साथ ले लो या इसके साथ ले लो, ये सहचर नियम होता है। अब थोड़ा सा यही डिफ़िकल्ट है। उसके बाद देखना सी वाला तो बहुत ही ईजी है। 14वें का सी, 14वें का सी है 3 × 2 = 2 × 3। ये है आपका योग के क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। अब योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जैसे हमने a × b लिखा, तो हम यहाँ पे b × a तो लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी ना। ऐसे योग का क्रम विनिमय नियम ये होता है, ठीक है। अब देखना
14 का D। अब ये है 3 × 5 इक्वल A × 5 और A बराबर दिया है यहाँ पे 3। अब देखना यहाँ से ये है आपका, यह निरसन या काट के नियम पर सत्य है। अब निरसन या काट का नियम क्या होता है? जिसमें एक संख्या लुप्त होगी है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे A × B और यहाँ पे X × C। तो हम इसको काट के A बराबर X लिख सकते हैं। तो ये